नमस्कार साथियों, हमने खान सर की सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके बुक के बारे में 8 वीडियो तक पढ़ लिया था। इसमें हम पॉलिटी पढ़ रहे थे जिसमें हमने 8 वीडियो तक पढ़ लिया था। हम 90वें वीडियो में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते एग्ज़ाम में। इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा, ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेगा, ताकि ऐसे वीडियो के फॉर्म में हम पूरी बुक आपको रिविज़न कराते रहें। भाग 9, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। भाग 4 में है, इसके ये अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों बहुत बार। ये तत्व ही वास्तविक रूप से देश और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने हैं। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। आपको बताओ दोस्तों कि अगर आपको राज्य के नीति निर्देशक में लिखा गया है कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का दर्शन एवं उसकी आत्मा है। अनुच्छेद 36, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। अनुच्छेद 37, यद्यपि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तथापि ये शासन में मूलभूत है और राज्य के विधि बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 38(1) में लिखा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना हेतु राज्य द्वारा प्रयास करे। और अनुच्छेद 38(2) में लिखा गया है कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की समानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39, राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि अनुच्छेद 39 है, जीविकोपार्जन का साधन प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान रूप से उपलब्ध होगा। मतलब जो स्त्री पुरुष काम करते हैं उनको समान वेतन काम के लिए दिया जाएगा। अनुच्छेद 39(b), भौतिक संसाधन यथा खनिज, पेट्रोलियम, धातु, कोयला आदि पर राज्य इस प्रकार नियंत्रण करे जिससे इसका लाभ संपूर्ण समाज को मिल सके। अनुच्छेद 39(c), देश की पूंजी, संपत्ति तथा उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो। अनुच्छेद 39(d), समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान स्त्री व पुरुष दोनों को है। मतलब एक ही काम अगर स्त्री पुरुष दोनों एक ही काम करे तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39(e), राज्य श्रमिक स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। अनुच्छेद 39(f), राज्य बालकों के स्वास्थ्य विकास हेतु स्वतंत्र गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराएगा, साथ ही बालकों तथा अल्पसंख्यकों के शोषण की रक्षा करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 39(क), समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। ये 243वें अनुच्छेद में किया गया। इसका सबसे पहले राजस्थान के नागौर में किया गया था पंचायती राज का गठन। पंचायती राज दिवस की बात करें तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। हम अनुच्छेद 41 की बात करें तो कुछ विशेष परिस्थितियों में रोजगार, काम, शिक्षा व सहायता पाने का अधिकार, साथ ही बेकारी, बीमारी एवं बुढ़ापे में सहायता का प्रावधान है। 42वां, राज्य काम की न्याय संगत और मनोनीत दशाओं के प्रबंध करेगा, साथ ही स्त्रियों के लिए प्रस्तुति सहायता का उपबंध भी करेगा। अनुच्छेद 43, कृषकों एवं अन्य मजदूरों के जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम मजदूरी तथा कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करेगा। अनुच्छेद 43(क), उद्योग के प्रबंधों में कामगारों और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करेगा। अनुच्छेद 43(क), सहकारिता समितियों का उन्नयन। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है, इसको बहुत ही याद रखना ध्यान से। अनुच्छेद 44, समान सिविल संहिता। मतलब सिविल संहिता ये है कि तलाक की विधि सबकी समान रहेगी, वो चाहे किसी भी धर्म जाति का हो।
अनुच्छेद 45 बच्चों की आरंभिक देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था। बताओ दोस्तों कि अनुच्छेद 21 में भी 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है, और यहाँ पर बच्चों अनुच्छेद 45 में भी। अनुच्छेद 46 राज्य द्वारा दुर्बल वर्गों में विशेषतः एसटी एससी के शिक्षा व एवं आर्थिक संबंधी हितों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य नशीले पदार्थों के सेवन व उपयोग पर प्रतिबंध, अर्थात राज्य लोग के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। मतलब जो मादक पदार्थ नशीली फैक्ट्रियाँ उनको सरकार रोक लगाएगी और उनके लिए एक अच्छा स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराएगी। इस अनुच्छेद में ये कहा गया, सरकार का ये काम है। अनुच्छेद 48 गोवध निषेध द्वारा कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएगा। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा राज्य करेगा। मतलब जो भी राष्ट्रीय स्मारक जैसे ताजमहल है, लाल किला है, इनकी सुरक्षा का प्रावधान करेगी सरकार। अनुच्छेद 50 यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से इस अनुच्छेद को याद रखना है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाता है, तो आपको उत्तर देना अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं बंधुत्व के लिए प्रयास करेगा। संविधान के अन्य भागों में वर्णित नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 350 राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों हेतु प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 351 संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा में प्रचार हेतु प्रयास करे। अनुच्छेद 335 संघ तथा राज्य की सेवाओं की नियुक्ति करने हेतु एसटी एससी नियुक्ति प्रशासन की दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। संविधान में नीति निर्देशक तत्व तेज बहादुर सुप्रू समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों में अंतर। पहला है मूल अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व। अलग अलग साइड देके रखे दोस्तों। पहली बात करूँ तो न्यायालय में वाद योग्य है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, मतलब अगर मूल अधिकारों का तुम्हारा हनन होता है तो तुम न्यायालय में जा सकते हो, और न्यायालय में नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। दूसरा है प्रकृति में नकारात्मक है, अर्थात राज्य को कुछ कार्यों को करने से रोकते हैं। प्रकृति में सकारात्मक है, अर्थात राज्यों को कुछ कारणों के लिए अनुमति देते हैं। तीसरा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। ये व्यक्ति में केंद्रित होते हैं, ये समाज में केंद्रित होते हैं। ये व्यक्ति में केंद्रित होते हैं मतलब हर व्यक्ति को अलग अलग मिलते हैं। पांचवा है ये उदारवादी दर्शन पर आधारित है। ये समाजवादी, कल्याणकारी, गांधीवादी, पर्यावरणवादी एवं अंतर्राष्ट्रीयवादी दर्शन पर आधारित है। नोट राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के और न ही कार्यपालिका के कार्यों पर निर्बंध करते हैं। ये विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान में संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। पहली बात तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके बाद कई बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, और 97वां संविधान संशोधन 2011 में आया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 39 का, 43 का व अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया जिसमें अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया। और 97वां संविधान संशोधन 2011 में आए थे, अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्व एवं संबंध में विचार के एम पणिकर के अनुसार यह आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना करते हैं। केटी शाह के शब्दों में यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा है। और नेहरू के शब्दों में अगर बात करें तो इनको नीति निर्देशक तत्व समाज और समाजवादी ढांचे की स्थापना करते हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 क अनुच्छेद 51 क
मूल कर्तव्य से तात्पर्य संविधान के भाग 4 क में नागरिकों के लिए उपबंध कराए गए हैं। कर्तव्यों से यह कर्तव्यों का पालन करना सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा लेकर स्वर्णसिंह समिति का गठन किया और इन्हें स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में नया भाग 4 का मूल कर्तव्य के नाम और कर्तव्य जोड़े गए। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया था, जिसके प्राथमिक शिक्षा का मूल कर्तव्य जोड़ने के बाद मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। मतलब पहले 10 थी, अब 11 हो गई। अतः वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। स्वर्णसिंह समिति। देश में आपातकाल आंतरिक शांति लागू किए जाने के पश्चात देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वर्णसिंह की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य अतीत के अनुभवों से सीखना है और संविधान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करना और संशोधन की सिफारिश करना, मूल कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करना आदि था। स्वर्णसिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान करने की बात की है। स्वर्णसिंह समिति के सदस्य, पहला है सरदार स्वर्णसिंह अध्यक्ष थे, दूसरा यह आर अंतुले, तीसरा है यस रे, चौथा है रजनी पटेल, पांचवा है एच.आर. खोखले, छठा है बी.ए. सैयद मोहम्मद, सातवां है वी.एन. गाडगिल, आठवां है सी.एम. स्टीफन, नौवां है डी.पी. सिंह, 10वां है डी.पी. गोस्वामी, बी.बी. साड़े 11वां और 12वां है बी.एन. मुखर्जी। भारत में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला है संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। राष्ट्र ध्वज को पिंगलैया वेंकैया ने बनाया था। इसका 3:2 लंबाई और चौड़ाई रहती है। इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रगान का सम्मान करे। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करे। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा है भारत के लोगों में समरसता और प्राधत्व की भावना का विकास करे। छठा, राष्ट्र की समन्वित संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की रक्षा करे। सातवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद के ज्ञान का विकास करे। आठवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे व हिंसा से दूर रहे। व्यक्ति तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करे। 10वां। 11वां है 66वें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 66वें संविधान संशोधन 2002 संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक बच्चे को अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार कराए। मतलब माता पिता का ये फर्ज बनता है कि उसके 6 से 14 वर्ष बच्चों को स्कूल या शिक्षा के लिए प्रेरित करे और उन्हें स्कूल भेजे। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता, पहली है मौलिक कर्तव्य नागरिक एवं नैतिक प्रकृति है। दूसरा है मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं और विदेशियों पर नहीं। तीसरा है मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों में स्पष्ट अंतर है। चौथा है मौलिक कर्तव्य कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते। नोट, जे.एस. वर्मा समिति 1999 में देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने का सुझाव दिया था। 11 संघीय कार्यपालिका, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, ये राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही हम पूरी खान सर की पॉकेट बुक का रिवीजन कराएं। और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। अगर इसको आपने मेरे पूरे वीडियो देख लिए तो यहाँ से क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, जीके जीएस का डर पूरा ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।